ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बृहस्पति जब 11वें भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में हो तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम वह दे सकता है। यहाँ हम दो परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक कि यदि बृहस्पति 11वें में है, अच्छे योग बनाता है, शुभ स्थिति में बलशाली है, तो किस प्रकार के शुभ परिणाम आ सकते हैं। और यदि पीड़ित है, कुपित है, बलहीन है, अन्य ग्रहों से उसे बल प्राप्ति नहीं है या दोष बनाता है तो किस प्रकार के अशुभ परिणाम देखने मिल सकते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि गुरु यानी बृहस्पति जब 11वें भाव में हो तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम देखने मिल सकते हैं। 11वां भाव जो है जनरली एक अच्छा भाव माना गया है गुरु के लिए। यहाँ पे अगर वो शुभ स्थिति में हो तो बहुत उत्तम कोटि के परिणाम देने की शक्ति रखता है। तो पहली स्थिति से शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि गुरु 11वें भाव में शुभ है। शुभ से अर्थ ये है कि वह उच्च की राशि में है, अपनी राशि में है, स्वग्रही है, मित्रवत राशियों में है। जिस ग्रह की राशि में वह बैठा है उस ग्रह का स्वामी जो है, उस राशि का स्वामी ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में है। और ख़ास तौर से लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, इनकी कंडीशन कुंडली में शुभ है, अच्छे कंडीशंस में बैठे हैं। लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा कुंडली का बल तय करते हैं। बाकी ग्रह आपके कितने ही बढ़िया बैठे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा कमज़ोर पड़ गए हैं या पीड़ित हो गए हैं। तो इसमें ये बात रहती है कि वो कुंडली की फंडामेंटल स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। तो अगर वह अच्छे हैं तो बाकी ग्रहों के पास बल होगा, अगर वह कमज़ोर हैं तो उतने ही बाकी ग्रहों के पास शक्ति की कमी होगी। और आप जो अपेक्षा रखें कि हाँ कोई ग्रह अच्छा है उसके परिणाम नज़र आए, वो नज़र नहीं आएंगे। तो बात ये रहती है कि लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा कुंडली में सही है। गुरु 11वें भाव में सही राशियों में अच्छे ग्रहों के साथ संबंध बनाता है। और गुरु के लिए खास तौर से हम नवे भाव के स्वामी को भी देखते हैं, क्योंकि नवा भाव और गुरु दोनों धर्म के कारक होते हैं। रिलीजन नहीं, धर्म का अर्थ है यहाँ पे नैतिक मूल्य, आदर्शवादिता, अच्छी आदतें, ये सब चीज़ें। तो बृहस्पति जो है अगर 11वें भाव में जो अभी कंडीशंस बोली अगर इन्हें सेटिस्फाई करता है तो वो शुभ माना जाएगा, अच्छे परिणाम देने की शक्ति होगी। तो पहली बात जो यहाँ देखने मिलता है वो ये है कि 11वां भाव इच्छाओं का होता है, 11वां भाव लाभ का होता है। 11वें भाव से हम जो है जीवन में संपन्नता देखते हैं। तो गुरु अगर 11वें में शुभ है तो पहली बात तो ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी स्वभाव प्रदान करता है। और सबसे एक खास बात यह भी कि जो भी महत्वाकांक्षाएँ व्यक्ति की होती हैं उन्हें पूरा करने में भी जो है गुरु सहायता करता है। तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति मानी गई है कि महत्वाकांक्षी स्वभाव पैदा हो और उसके साथ साथ जो भाग्य है, मौके हैं, जीवन में परिश्रम है, वह भी व्यक्ति पूरा करके अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो ये एक अच्छी परिस्थिति है। दूसरा, 11वां भाव धन और लाभ का माना गया है। तो लाभ यहाँ किसी भी चीज़ का हो सकता है, गेन्स। यहाँ सिर्फ पैसों के गेन की बात नहीं हो रही है, इट इज़ वन ऑफ द गेन्स विच वी सी। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि आपका जीवन में कोई भी लाभ है, वो चाहे धन का है, चाहे विद्या का है, चाहे लोगों का है, चाहे जीवन में किसी अन्य विषय वस्तु का है, वो 11वें भाव से देखते हैं। तो अगर 11वें भाव में गुरु शुभ स्थिति में है तो वह जीवन में लाभ, संपन्नता, समृद्धि प्रदान करता है। और 11वें भाव में अगर धन योग बनाता है तो वो और भी शुभ स्थिति होती है कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संपन्नता भी देखने मिलती है। और जो हम कहते हैं संपत्ति आप बना पाएँ वह गुरु प्रदान करता है। तो ये स्थिति धन प्राप्ति के लिए, जीवन में समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरा, यह जैसा मैंने बात कही कि गुरु 11वां भाव इच्छाओं का है, तो ये व्यक्ति के भीतर इच्छाएं जो है ये भी प्रदान करता है कि भाई हमारा पास हमारी एक नाम हो, लोग समाज में एक अच्छा एक मुकाम हो, पावर, स्टेटस, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें भी इसके प्रति द्रवित बनाता है। राजसिक तत्व गुरु में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस फॉर मनी, वेल्थ, लग्जरी, पावर, नेम, अथॉरिटी, स्टेटस, ये सब देखने मिलती हैं। और अगर गुरु और बाकी ग्रह, यहाँ सिर्फ गुरु के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, बाकी ग्रहों को भी आप ज़रूर देखिए, अगर वह भी यहाँ पे अच्छी स्थिति बनाएंगे तो ये जीवन में ये जितनी भी मैंने बातें कही जिसके प्रति ये इच्छा पैदा कर रहा है उसको पूरा भी कराता है। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है मटीरियल प्रोग्रेस के लिए और मटीरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, भौतिक सुख, समृद्धि, संपन्नता और प्रगति के लिए बहुत उत्तम स्थिति गुरु यहाँ पे बनाता है। इसके अतिरिक्त अगर दवम भाव अच्छा है, नवे भाव का स्वामी अच्छा है, लग्नेश, चंद्रमा वगैरह बेहतर स्थिति में बैठे हैं, तो ये व्यक्ति को जो भी इच्छाएं आप
रखते हैं, महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, उनको सही तरीके से सन्मार्ग पर चल के पूरा करेंगे। तो 11वां भाव इच्छाओं का था, 11वां भाव नैतिक मूल्यों का नहीं होता है, गुरु धर्म का ग्रह होता है, 11वां भाव नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर बाकी पक्ष जो मैंने अभी बात कही अगर वो अच्छे हैं तो ये व्यक्ति के भीतर ऐसी जो है मनस्थिति भी पैदा करता है कि भाई जो भी हमारी हम जीवन में चीज़ें हासिल करना चाहते हैं उनको एक मॉरल एथिकल वे में पूरा करें। तो ये एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं पर धर्म के मार्ग पर चल करके। ये अच्छे गुरु के ही लक्षण हो सकते हैं। अगर अभी कमज़ोर गुरु होगा तो क्या देखेंगे उसके बारे में बात होगी, पर ये एक बहुत शुभ स्थिति है कि डिज़ायर फुलफिलमेंट एक राइट मॉरल्स एथिकल वे में सही एक आदर्शों और नैतिक मूल्यों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में आय का साधन बनाए, अपने जीवन में इच्छाओं को पूरा करे, अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त करे, वो यहाँ पे देखने मिलता है। तो मॉरल एथिकल वे में देखने चीज़ें मिल सकती हैं। इसके अलावा 11वां भाव व्यापार का भी होता है, हालांकि व्यापार के योग अन्य होते हैं, उनको ज़रूर देखें। अगर कुंडली में व्यापार करने के योग बनते हैं तो बृहस्पति यहाँ पे एक गुड बिजनेस एक्यूमेन दे सकता है, व्यापारिक दृष्टिकोण। और अगर व्यक्ति के कुंडली में व्यापार करने के योग हैं तो ये व्यक्ति को जीवन में व्यापार में सफलता भी प्रदान करता है, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा 11वें भाव में गुरु व्यक्ति को काफ़ी आशावादी बनाता है, मतलब ऑप्टिमिज्म, चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियां हो, कोई भी जो है जीवन में कठिनाइयाँ क्यों ना आए, पर व्यक्ति हार नहीं मानते, अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखते हैं कि शायद आगे कुछ अच्छा होगा और वही उनको जीवन में आगे सफलता प्रदान करती। तो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट भी देखने मिल सकता है। दूसरा, ये नेतृत्व क्षमता अच्छी देता है, लीडरशिप स्किल्स। अगर सूर्य मंगल वगैरह अच्छे हैं तो ये और ज़्यादा देखने मिलेगा कि लीडरशिप स्किल्स अच्छे हो सकते हैं। और जो भी खास तौर से अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो ये मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स में काम करने के लिए अच्छा भी माना जाता है। इसके अलावा 5वें भाव पे गुरु की यहाँ पे दृष्टि पड़ती है तो 5वां भाव शिक्षा का होता है। गुरु शिक्षा और ज्ञान और विद्या का ग्रह है, तो अगर 5वें भाव के स्वामी वगैरह अच्छे बैठे हैं और गुरु 11वें भाव में शुभ है तो ये व्यक्ति को सीखने समझने की क्षमता, बुद्धि, मेधा और शिक्षा में अच्छे परिणाम देता है। और ये एजुकेशन, चाहे अंडर ग्रेजुएशन हो, हायर एजुकेशन हो, सारी चीज़ों के लिए बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है, कीपिंग इन माइंड कि बाकी ग्रह अच्छे हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति को और काफ़ी 11वां भाव देखिए काम त्रिकोण का हिस्सा है, तो काम त्रिकोण में आती है दुनियादारी, मटीरियल लाइफ। तो 11वें भाव में गुरु अगर बेहतर स्थिति में तो व्यक्ति को थोड़ा दुनियादारी की समझ प्रदान करता है, मतलब आप वास्तविक दृष्टिकोण रख पाते हैं, एक रियलिस्टिक रैशनल व्यू में चीज़ों को लेके चलते हैं, ये नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान है। तो पर इसके लिए बुध, शनि, राहु 3 ग्रह बलवान होने चाहिए। शनि, बुध, राहु अगर अच्छे हैं तो ये व्यक्ति को उतना ही सूझबूझ, चतुरता प्रदान करता है, बुद्धिशाली बनाता है और इसको कहते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस, कि आप जो है जीवन में लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी बहुत कुछ सीखते हैं रादर देन कि सिर्फ किताबी ज्ञान है व्यक्ति को। इसके अलावा ये समय के साथ व्यक्ति को जिसको कहते हैं विजडम, मतलब ज्ञान प्रदान करता है कि अनुभवों से व्यक्ति सीखे और अपने जीवन में सही फैसले लेने की क्षमता रख पाए, तो ये भी बहुत शुभ स्थिति है। फिर तीसरे भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ती है। तीसरा भाव भाषा का होता है, लेखन का होता है, हर प्रकार के कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का होता है। तो गुरु और बुध अगर अच्छे हैं, तीसरा भाव पे अगर उसकी दृष्टि शुभ है तो यहाँ पे ये स्पीच और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी देता है, लेखन शैली है, वाक पटुता है, बोलने की क्षमता है, लोगों को प्रभावित करने की एक जो अपनी भाषा से एक क्षमता होती है वो व्यक्ति को प्रदान करता है। तो गुड स्पीच एंड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स कैन बी सीन। फिर 11वां भाव और तीसरे भाव जिस पे गुरु की दृष्टि पड़ती है यहाँ पे बैठ के, वह भाई बहनों के भी होते हैं, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन। तो इनसे अगर यहाँ पे जैसा मैंने कहा तीसरे भाव 11वें भाव के स्वामी शुभ हैं तो ये व्यक्ति को जीवन में भाई बहनों से जो है अच्छे संबंध देता है और एक सपोर्टिव, भाई आपके जीवन में सिबलिंग्स एक्ट करें, छोटे हो या बड़े हो, तो वो एक हेल्दी और गुड रिलेशनशिप देखने मिलती है भाई बहनों से। इसके अलावा 5वें भाव पर दृष्टि होती है। अगर कुंडली में इस प्रकार के योग हैं कि व्यक्ति के जीवन में रोमांटिक रिलेशनशिप्स, प्रेम संबंध हो सकते हैं, तो गुरु यहाँ पे ऐसे प्रेम संबंधों को देने की कोशिश ज़्यादा करेगा जो कि मीनिंगफुल हैं, सस्टेनेबल हैं, कमिटेड हैं, ट्रस्टवर्दी हैं,
जो कि लंबे समय चल पाए, ये और जिनमें धर्म का तत्व यानी ड्यूटी, कमिटमेंट, फुलफिलमेंट का एलिमेंट आता हो, ये गुरु का लक्षण है। तो ये अच्छे संबंधों के लिए भी देखा जाता है। और यहाँ से गुरु 7वें भाव पे भी दृष्टि देता है, तो 7वां भाव विवाह का होता है। तो मैरिज में भी जो है अगर गुरु शुभ है तो कोई भी अगर दुष्परिणाम शादी ब्याह को लेकर अगर कुंडली में कुछ बन भी रहे होंगे तो उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, कम कर देता है काफ़ी हद तक। और अगर अच्छे योग हैं तो उन्हें जो गुणवत्ता है उसे और बढ़ा देगा। तो ये काफ़ी अच्छा पक्ष है गुरु का। इसके अलावा यहाँ कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं पढ़ाई लिखाई के और काम करने के जो कि यहाँ देखे जा सकते हैं। कुंडली में अन्य योग बनने चाहिए। तो गुरु यहाँ अगर 11वें में है तो ये कुछ फील्ड्स हैं जैसे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, हर प्रकार का पैसे से संबंधित इलाका इससे देखा जा सकता है। बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करता है अगर ऐसे योग कुंडली में है। मास कम्युनिकेशन, मीडिया, कंसल्टिंग, सोशल वर्क, इसके अलावा पब्लिक सर्विस या कोई जो धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं, टीचिंग और एजुकेशन का सेक्टर है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स है, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एरियाज़ हैं जिनमें व्यक्ति की पढ़ाई और करियर भी बन सकता है अगर ऐसे अन्य योग ग्रहों के हैं। इसके अलावा गुरु जैसा मैंने कहा कि 11वें भाव में प्रगति प्रदान करता है। अब जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी विभाग में हो, उसमें जो है अगर शुभ स्थिति में है और बाकी ग्रह अच्छे हैं, उनको गुरु को बल देते हैं, तो ये जीवन में कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए और धन संपत्ति बनाने के लिए बहुत उत्तम स्थिति मानी जाती है। अब बात करते हैं कि बृहस्पति अगर जो है कमज़ोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, बलहीन हो जाए और सूर्य चंद्र लग्नेश कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव के ऊपर पाप प्रभाव गया हुआ है, या गुरु जिस राशि में बैठा उस राशि का स्वामी ग्रह कुंडली में खराब स्थिति में है, गुरु भयंकर पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, वक्री है, खराब राशियों में बैठकर वक्री है, दूसरा मृत्यु भाग में है, या जो है उसके ऊपर 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों के जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस गए हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि वो कमज़ोर राशियों में बैठकर या पूरी तरह अस्त हो गया है। तो इस तरीके की अगर कोई भी स्थितियाँ बनती है तो यहाँ पे गुरु के पास बल नहीं बचेगा और यहाँ काफ़ी जो है उसके पास थोड़ी नेगेटिव रिजल्ट्स देने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे पहली बात जो देखने मिलती है वो ये कि गुरु अगर कमज़ोर है, जो भी कंडीशंस मैंने बोली, और सूर्य चंद्र लग्नेश और 9वें भाव के स्वामी या 9वां भाव अगर ये वीक होते हैं, और जितना ये वीक होंगे उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। तो यहाँ पे अब पहली देखने एक बात मिलती है कि इच्छाएं तो अभी भी होंगी, क्योंकि गुरु और राहु ये दो ग्रह एक्सपेंसिव प्लैनेट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे उस भाव का विस्तार करते हैं, बढ़ाते हैं उस चीज़ को। तो अभी 11वें भाव के चीज़ों को तो बढ़ाएगा, मतलब डिज़ायर्स पैदा करेगा, एम्बिशंस पैदा करेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि अगर गुरु कमज़ोर हो जाता है तो यहाँ पे सही और गलत का निर्णय नहीं बचता है, यहाँ पे स्वार्थपरता बढ़ जाती है और व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करते कि उनकी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही हैं, किसी को परेशान करके, तंग करके, दुखी करके पूरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से पूरी कर रहे हैं या सही से शिष्टाचार से पूरी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पॉइंट ये रहता है कि ब्लाइंडेड मटीरियलिज्म, माया के प्रति अंधापन नजर आता है, पर्सन बिकम्स अ स्लेव ऑफ माया। दूसरा बात रहती हीडोनिज्म, सुखवाद, सिर्फ इंद्र तृप्ति, भौतिक सुख साधन संसाधन के लिए व्यक्ति अपना जीवन काटते हैं, इससे ऊपर जीवन का कोई उद्देश्य पूरे जीवन पर्यंत नजर भी नहीं आता। तो हीडोनिज्म टेंड्स टू प्रिवेल अ लॉट इन द पर्सनालिटी इन दिस सिचुएशन। दूसरा यहाँ पे ये बात रहती है कि इसी कारणवश स्वार्थपरता बहुत बढ़ती है, लालसा, लालच बहुत बढ़ता है, और अगर राहु शनि वगैरह का दुष्प्रभाव होगा तो ये और अत्यधिक मात्रा में देखने मिलेगा। तो एक अधर्म का जो पक्ष हम कहते हैं वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अगर 9वां भाव वीक था और सूर्य चंद्र वगैरह सही नहीं है तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि अधर्म का पक्ष बढ़ेगा। एक बात यहाँ जो देखने मिलती है कि गुरु फिर भी लाभ देगा। अब यहाँ दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने जीवन में बहुत सारे उल जलूल घटिया काम करते हैं, बट उसके बावजूद भी उनके जीवन में चीज़ें होती हैं। तो वो यहाँ पे गुरु के पास इसकी शक्ति होती है कि भले ही आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, बट वो फिर भी जो है, अगर बाकी ग्रह इस प्रकार हैं कि हाँ चलो आप अपने जीवन में चीज़ें कमा पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, भले ही वो गैर कानूनी भ्रष्टाचार के माध्यम से आ रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, बट वो आ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ संभव है, पॉसिबल है।
तो कंडीशन ये होती है कि अधर्म का पक्ष बढ़ जाता है। अगर गुरु खराब है और बाकी ग्रहों का सपोर्ट अच्छा नहीं है तो यहाँ पे अधर्म का पक्ष का अर्थ क्या है? लालच बढ़ेगा, स्वार्थपरता बढ़ेगी, झूठ बढ़ता है, राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, धूर्तता बढ़ती है। बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक तो बनाता है बट उसका ज्ञान का गलत उपयोग करते हैं। हमेशा जो है खुराफात में दिमाग चलेगा, सही दिशा में कभी दिमाग नहीं चलता। कैसे जो है शॉर्टकट से जल्दी जल्दी पैसा बना लिया जाए, जल्दी जल्दी चीज़ें हासिल कर ली जाए, ये खराब गुरु के लक्षण है। इसके अलावा अनैतिकता होती है, भ्रष्टाचार होता है, कोई नैतिक मूल्य आदर्श उसूल कुछ नहीं होते हैं। जो भी अवैध गैर कानूनी मार्ग हैं उनमें व्यक्ति लिप्त भी हो सकते हैं। तो जो लोग भी इसमें जो है किसी भी विभाग में किसी भी क्षेत्र में काम करते हो बट वो भ्रष्टाचार से, अवैध और गैर कानूनी गतिविधियों से धन प्राप्ति करते हैं, वो इससे देखे जा सकते हैं। इसके और भी सिचुएशन होते हैं बट अभी हम यहाँ 11वें भाव की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अलक्ष्मी, बृहस्पति और शुक्र जो होते हैं ये धन के कारक होते हैं। अगर गुरु शुभ है तो लक्ष्मी लाएगा और अगर खराब है तो अलक्ष्मी लाएगा। तो लक्ष्मी जो है पैसे के दो रूप हैं। तो इसमें लक्ष्मी का वो रूप है जो कि आपके पास सही मार्गों से आती है, ठहरती है और समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है, आगे बढ़ाती है। अलक्ष्मी वो होती है जो कि किसी भी तरीके से जो है गलत मार्गों से आती है, भ्रष्टाचार से आती है, या किसी को दुखी तंग करके दूसरों के अधिकार छीन लेने से आती है, पर वह टिकती नहीं है, वो ठहरती नहीं है, वो एक ना एक दिन जाती है और जब भी जाएगी तो आपकी बाकी जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उनको भी बर्बाद करके जाएगी। तो वो चाहे आपकी संतान हो, चाहे आपका घर परिवार हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसी तरीके का कोई भी एरिया हो लाइफ का, वो किसी न किसी एरिया को टोटली डिस्ट्रॉय करके भागती है। तो उसको रोक सकते नहीं हो। तो वो अलक्ष्मी का जो स्वरूप है वो भी गुरु यहाँ पे दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो मैंने बोला, कॉन्शियंस मरने लग जाता है। अगर ये जितना करप्ट हो जाएगा गुरु, उतना ही ज़्यादा इंटरनल करप्शन पैदा करेगा। तो व्यक्ति काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल तो हो गए हैं बट उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा एक श्रूडनेस, कनिंगनेस या ग्रीड जिसको कहते हैं, लालच, धूर्तता और एक हम जो सही और गलत की परवाह नहीं करते, वह प्रवृत्ति देखने मिल जाती है। दूसरा, एक कंजूस भी बहुत बना सकता है। ऐसा इंसान जो कि जिसके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ मैटर करता है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं मैटर करती। इसके अलावा यहाँ पे एक ओवरली अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर, 11वें भाव से हम सोशल सर्कल देखते हैं तो हम लोगों से मित्रता या संबंध इसी दृष्टिकोण से अधिकतम बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई इनसे हमें कोई लाभ मिल जाएगा, बाकी हमारा कोई जेन्युइन इंटरनल इंटेंशन नहीं होता है। इसके अलावा व्यक्ति हमेशा अपनी ही फायदे की ढूंढेंगे कि यार फ़ायदा मेरा क्या है, कोई भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी। ऑलवेज सी सेल्फ गेन्स नो मैटर वॉट। फिर ये सोशल सर्कल ख़राब भी कर सकता है। बैड कंपनी है, मतलब कुसंगति है, उसके चक्कर में आप बर्बाद हो रहे हैं, या कोई गलत आदतें हैं, एडिक्शंस हैं, कोई और ऐब हैं, वो देखने मिल सकते हैं। और इससे जो है एक ये भी देखने मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा लालच और बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में व्यक्ति जो है नुकसान करता है अपना या अपने परिवार वालों का। तो ये कुछ एक पक्ष है जो गुरु के 11वें भाव में खराब हो जाने पे देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको दोनों ही पक्षों की बात कही और जो भी अभी आपको तक को बताया है आप इसको जानकारी की तरह लीजिए, बाकी ग्रहों को देखिए, फिर किसी निष्कर्ष पे आइए। ये मत सोचिए कि 11वें भाव में गुरु अगर मान लीजिए नीच हो गया तो बहुत बेकार है, उच्च हो गया तो बड़ा उत्तम है, ऐसा नहीं होता। हर ग्रह डायनामिक है, कुंडली में उसकी कंडीशन क्या है, बिहेवियर क्या है, वो चेक करना मेन स्किल होता है। और बाकी ग्रह किस प्रकार बैठे हैं, कैसा वो सिचुएशन बनाते हैं, उसके आधार पे हमें निर्णय लेना होता है। ये नहीं कि आपने किसी एक सिचुएशन को बस देखा और उसको 100% जो है वो इसी पे आपने जो है जजमेंट दे दी, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी आपको बोला है, ट्रीट इट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके अतिरिक्त बाकी कुंडली को गहराई में देखने के बाद किसी निष्कर्ष पे आइए कि वह ग्रह किस तरीके का व्यवहार कर रहा है और किस तरीके के परिणाम मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरु 11वें भाव में किस प्रकार के सामान्य परिणाम मिल सकता है वो भी हमने देखा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।